जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में ठीक है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में और लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट ठीक है जो इस मॉडर्न डेमोक्रेसी का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है सिटीजन का जन कल्याण और सिटीजन का वेलफेयर। अब उस जो है वेलफेयर के मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे स्टेट ने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्वेंट की नियुक्ति करना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद उससे कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पावर भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन पावर और कुर्सी और पद पाने के बाद वो पार्टिकुलर सिविल सर्वेंट या कोई भी इंडिविजुअल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर अपने पद का, अपने पावर्स का मिसयूज करता है। इस परिस्थिति में जो है वह अपने पावर का अब्यूज करता है और फिर सिटीजन जो है को बहुत तकलीफ होती है और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब वह एक्सेसिव और ट्रेनिंग और आर्बिट्रेरीनेस के, करप्शन के ठीक है ऊपर किसके जो है और कहाँ पे वह शिकायत दर्ज कराए, तो उस शिकायत को निपटारा या फिर उस शिकायत के निपटारे के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई और उसे ही हम लोकपाल लोकायुक्त कहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन के रूप में जाना जाता है। और यह एक सबसे पहले ना स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने भी हैं ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, वहाँ सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन को इन्वेंट किया गया और इस्टेब्लिश किया गया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो कोई भी लोकतांत्रिक जहाँ व्यवस्था है वहाँ सबसे पहले सिटीजन जो है सेंटर में रहते हैं, कोर में रहते हैं और सिटीजन के इर्द गिर्द हर चीज़ रिवॉल्व करता है। तो जन कल्याण का मतलब क्या है कि जो सिटीजन के ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उसका सही रूप से निपटारा और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है उसे सही रूप से कार्य उसका करना। तो फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन इन 1809 1809 ईस्वी में सबसे पहले इस स्कैंडिनेवियन कंट्री ठीक है स्वीडन में इसकी व्यवस्था की गई और इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ओम्बड जो है ये शब्द ही जो है ना, ओम्बड्समैन जो हम लोग बोलते हैं, लोकायुक्त या लोकपाल। तो ओम्बड्स जो शब्द है यह स्वीडिश टर्म है। ठीक है, इसे ध्यान से देना। ओम्बड्स जो टर्म है वह स्वीडिश टर्म है, रेफर टू अ पर्सन हु एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन ऑफ अनदर पर्सन। कहने का मतलब है वह वैसे व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं कि एक ओम्बड का मतलब और इस स्वीडिश टर्म में इसका अर्थ होता है कि वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे के लिए रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन का काम करते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल स्कॉलर हुए हैं डोनाल्ड सी रॉयट, उन्होंने ओम्बड्समैन को डिफाइन किया है या रेफर या उनके अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। उन्होंने बताया एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर, एक ऐसे ऑफिसर्स जो लेजिस्लेचर के द्वारा जिनकी नियुक्ति होती है। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो विधायिका होती है, ठीक है, संसद कह सकते हो, वैसे ऑफिसर जिसकी नियुक्ति संसद के द्वारा होती है टू हैंडल कंप्लेन्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन, जो कि वैसे कंप्लेन को, वैसे शिकायत को हैंडल करेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शन के द्वारा आता है। जैसे देखो, कहीं भी कोई अगर न्यायिक प्रक्रिया में या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्वेंट कोई घूस लेता है या आपका काम कोई नहीं करता है या जानबूझकर डिले करता है, ये सब सारी शिकायतें जिसके पास हम लेकर जाते हैं उस संस्था को लोकपाल और लोकायुक्त कहा गया है या उस व्यक्ति को लोकपाल और लोकायुक्त की संज्ञा दी गई है। तो वही यहाँ डिफाइन किया गया है, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे ऑफिसर जो कि संसद के द्वारा नियुक्त होता है टू हैंडल, ताकि उन तमाम कंप्लेंट्स को, उन तमाम शिकायतों को हैंडल कर सके, उसका निपटारा कर सके, उसका निवारण कर सके। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के से संबंधित और प्रशासन के खिलाफ शिकायतें हों। ठीक है, अब है कि स्वीडिश ओम्बड्समैन जो है
डील करता है विथ सिटीजन ग्रीवेंसेस इन दी फॉलोइंग मैटर। कुछ मैटर यहाँ जो है बताया गया है उदाहरण के तौर पर कि इन परिस्थितियों में नागरिक जो है अपनी शिकायतों को लेकर लोकपाल के पास या लोकायुक्त के पास जा सकता है। सबसे पहला है एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। देखो डिस्क्रिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ उन्हें विशेषाधिकार रहता है कि परिस्थितियों और समय के अनुसार जो है कुछ इन्हें खुला छूट मिला रहता है कि उस समय ये अपने जो इन्हें ठीक लगता हो उस अकॉर्डिंग जो है या कह सकते हैं ना कि टर्म एंड सिचुएशन या टाइम एंड कंडीशन को देखते हुए वह कोई एक्शन या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो वह कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पावर रहती है, कुछ विशेषाधिकार रहता है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने विवेक के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए वो स्टेप्स उठा सकते हैं। तो इसलिए कुछ उन्हें पावर दिए जाते हैं, क्योंकि सारे आप नियम कानून को किताब में नहीं लिख कर चल सकते। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती कि नियमों से परे जो रूल बुक में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया ही नहीं गया है, तो ऐसे जैसे डीएम कलेक्टर वगैरह होते हैं, तो कभी कभी जो इमरजेंसी जैसे लगानी हो, कहीं कम्युनल वायलेंस हो गया या कहीं भी कोई ऐसा क्रिटिकल कोई डिजास्टर आ गया, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आते रहते हैं डे टू डे फंक्शन में, अगर उस विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि कोई क्रिटिकल सिचुएशन से निपटा जा सके। अगर कोई व्यक्ति उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगे तो इस परिस्थिति में इसके खिलाफ कोई भी जो है लोकायुक्त या लोकपाल के पास जाकर इनकी शिकायत कर सकता है। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर एंड अथॉरिटी, और जो ऑफिशियल पावर है उसका अगर पद का दुरुपयोग कोई करता है, उसका कोई मिसयूज करता है, ठीक है, बहुत प्रकार के मल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उस परिस्थिति में भी लोग जो है लोकपाल और लोकायुक्त के पास जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज इनएफिशिएंसी इन अचीविंग द टारगेट। देखो लोकतंत्र में जो नेता लीडर वगैरह होते हैं जो कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, उन्हें हर 5 साल में लोगों के द्वारा फिर लोगों के पास फिर जाना होता है वोट मांगने के लिए, ठीक है, और उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के प्रति होती है क्योंकि वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन ये लोग जो जितने ऑफिसर्स होते हैं ये लोग सिलेक्टेड होते हैं, मतलब ये एग्जामिनेशन के द्वारा परमानेंट जो है सिलेक्शन इनका होता है। लेकिन परमानेंट सिलेक्शन हो या इलेक्टेड हो, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए। तो अगर कोई भी टारगेट है, जैसे पीडीएस के थ्रू सभी को फ्री जो है मुफ्त में अनाज, जैसे मोदी जी ने इस बोला कि कोविड-19 में मिलना चाहिए। अब उस परिस्थिति में अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही रूप से कार्य नहीं करता तो क्या वहां तक वो अनाज पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो किसी भी प्रकार की जो टारगेट सेट किया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें किसी भी प्रकार की इनएफिशिएंसी ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि अगर उसमें कुछ इनएफिशिएंसी होता है, देखो एक होता है काम को इफिशिएंट मैनर में करना, ठीक है, और उसमें इनएफिशिएंसी जब आती है तो वही कार्य या तो बहुत धीमी गति से चलता है या अपने टारगेट को, अपने जो एम रखा जाता है कि इतने लोगों को ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इतने ईयर तक जो हमें ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, वो ऑब्जेक्टिव और वो कह सकते हैं कि तय समय सीमा में वो चीज़ें पूरी नहीं होती। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन दैट इज डिमांडिंग ब्राइबरी फॉर डूइंग द थिंग्स, ठीक है, और कई प्रकार के घूस लेने होते हैं कि जैसे आपका फाइल है, कोई भी चीज़ की क्लियरेंस लेना हो, पॉल्यूशन की या कोई भी चीज़ की, इन्वायरमेंट की, कोई भी आप फैक्ट्री या कोई स्टार्टअप खोल रहे हो, अब फाइल है कलेक्टर के पास वो रखा हुआ है, भाई कलेक्टर के पास बहुत सारा काम है, हम कल देख लेंगे, आज छुट्टी नहीं है, आज व्यस्तता है, होते हैं जो वहाँ के चपरासी होते हैं जो आगे गेट पे बैठे रहते हैं, कहते हैं उनके पीए, भाई आज तो साहब मीटिंग में गए हैं, कल आना कल आए तो आज तो है नहीं, आज तो संडे है, आज तो सैटरडे है, मतलब बहुत रखे कल आना, कल आए तो अच्छा आपका काम है, अच्छा आज देखो फाइल बढ़ाता हूँ, देखो आज होता है कि नहीं, अरे आज तो साहब बहुत बिजी रह गए, आज यहाँ मीटिंग हो गया, वहाँ मीटिंग हो गया, आपके काम जो है बहुत सारे ऐसे मतलब डिले हो जाते हैं। अब डिले का बहुत सारा पर्पस हो सकता है, या तो सही में वो व्यक्ति कहीं बिजी थे, या हो सकता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रहे हो कि भाई कुछ दो, मतलब मुद्रा,
ठीक है, तब आपके फाइल को हम आगे बढ़ाएंगे। एक समय था, मतलब हम इसका उदाहरण प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से पहले 1991 में जो लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म हुआ, उससे पूर्व जो है रेड टैपिज्म की हम लोग बात सुनते थे, लाल फीताशाही। अब तो खैर बहुत सारे जो है कह सकते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन की इस इरा में और मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि अब डायरेक्ट जो है ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब तो देखो कोई फॉर्म वगैरह भी भरते तो कोई गैजेटेड ऑफिसर के उसमें साइन नहीं होते, खुद से सेल्फ अटेस्ट करके दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आपके अकाउंट में सीधे वो बेनिफिट आपको पहुंचता है, तो इससे बिचौलियों की समाप्ति हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म, और कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से, और देखो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप वगैरह या फिर सरकार के द्वारा जो कह सकते हैं ना कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की जो इस कह सकते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसमें जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही जा रही है कि आप एक ही विंडो पे अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सब आपको वहीं अप्रूवल आपको मिलेगा, कहीं आप अधिक भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पहले होता था क्या कि एक डिपार्टमेंट से आपने अप्रूवल लिया तो कल दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब आपको एक बिजनेस शुरू करने में ही आपको कम से कम 2 साल लग जाते थे। तो काम एकदम स्पीड तरीके से हो, उसमें कोई करप्शन ना हो। अब देखो टैक्स वगैरह जो भरे जाते हैं तो वो उसमें अगर कोई ग्रीवेंसेस हो तो आप जो है विदाउट फेस को दिखाए हुए आप वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे है निपोटिज्म। निपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। हालांकि ये कहाँ तक कह सकते हैं ना कि मतलब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है लेकिन नेताओं के लिए नहीं है। इसलिए देखते हो कांग्रेस की पूरी एक ही खानदान का भाई फिक्स है कि प्रधानमंत्री देखो राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी, अरे सोनिया गांधी बोले, राहुल गांधी के बाद देखो प्रियंका गांधी नंबर लगा रही होगी चुनाव। प्रियंका गांधी के बाद उनके बीवी बच्चे आएंगे क्योंकि राहुल गांधी तो शादी किया नहीं। ठीक है, तो निपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजेवाद। मतलब कोई भी ऑफिसर कोई बड़े पद पर बैठा हो तो अपने, जैसे कोई टेंडर इशू करता हो तो अपने भाई अपने भतीजा को टेंडर दे दिया, करोड़ों का टेंडर है, अपने भाई भतीजे मतलब अपने रिश्तेदारों को। तो किसी भी, लेकिन होना क्या चाहिए, एक ऑफिसर को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम निष्पक्ष भाव से, बिना कोई भेदभाव के वो उन्हें कार्य करना चाहिए। लेकिन जब आ जाता है कि रिश्तेदारी, भाई भतीजावाद, उनका काम पहले होना चाहिए, उन्हें टेंडर इशू कर दो। ठीक है, अब है ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्टिंग वंस आउन कीथ एंड कीन इन मैटर लाइक द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे किसी की नौकरी लगानी हो तो चलो हमारे जो हैं रिश्तेदार उसको भर्ती कर दो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। किसी भी प्रकार का अगर भाई भतीजावाद होता है तो देखो राजनीति में होता है कि मतलब अब जैसे देखो समाजवादी पार्टी है यूपी की, ठीक है, तो चाचा ताऊ कह सकते हैं कि यहाँ तक कि बहू और चाचा का बेटा, मतलब सब घर में ही मतलब एक मंत्रालय उनका बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ों में अगर अपने भाई भतीजावाद या किसी भी चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अगर ऐसा होता है तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का दुरुपयोग और एब्यूज ऑफ पावर होगा, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी आ जाएगी जो कि सही नहीं है। आगे है डिसकॉर्टसी, दैट इज मिसबिहेवियर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस लाइक द अब्यूजिव लैंग्वेज। कई बार देखो आप ऑफिस जाओ, ठीक है, कॉमन सिविल सर्विसेज जहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ कोई चाहे आप अपना राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड या फिर कुछ पेंशन से संबंधित कुछ भी चीज़ें से संबंधित अगर आप वहाँ जाते हैं काम कराने के लिए, तो देखते हो कई बार होता है कि आज नहीं होगा कल होगा, जाओ कल आना। मतलब एक प्रकार से उनकी जो लैंग्वेज होती है दे आर मतलब एक प्रकार से एब्यूजिव होती है कि वो आपको पोलाइटली नहीं बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हम पे एहसान करने वाले हैं। वास्तविकता ये होती है कि उनका वो कार्य ही है। फिर अगर आप उससे आगे बढ़ते हो ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो बहुत बार आपको देखोगे ऑफिसर्स आपके साथ जो है र्यूडली मैनर में बात करते हैं, इज़न्ट इट? तो उनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता। तो वो सब भी एक जो है कह सकते हैं सिटीजन को, जो कॉमन पीपल है, वो अच्छा नहीं लगता। वो तो ऐसी भयभीत होता है। कोई कलेक्टर का ऑफिस या कोई, खैर कलेक्टर तो एब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करते, दे आर वेरी पोलाइट इन नेचर, बट कभी कभी उनको भी क्रोध आता है। एक वीडियो सुना था, मतलब देखा था कि मतलब भीड़ में कुछ वो गुस्से से कुछ बोल रहे थे, या फिर कभी कभी एक जो नॉर्मल अधिकारी है तो उनकी भी एक प्रॉब्लम होती है, या फिर आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, कभी भी मतलब
लोग तो वहाँ पुलिस स्टेशन जाने से ही पहले डरते हैं कि भाई ये पुलिस है, मतलब इजंट इट। और वहाँ जाने के बाद भी अगर कुछ अपने रहे तो पुलिस वाले ने एक बार झाड़ के मतलब गुस्सा होकर बोल दिया तो वो भाग जाएगा, बंदा केस का दर्ज करवाए, वो पहले उससे डर के निकल गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सब परिस्थितियों में लोग जो है लोकायुक्त और लोकपाल के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन की स्थापना स्वीडन में सबसे पहले, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, 1809 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया गया था, ठीक है। और ये तब तक अपने ऑफिस में बने रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट इनके खिलाफ जो है रिजोल्यूशन ना पारित कर दे। तो यह पूरे के पूरे प्रशासन और शासन में इनएफिशिएंसी जितने भी है, करप्शन वगैरह जितने भी है, उससे डील करने के लिए, और एक प्रकार से जैसे जनता या कॉमन पीपल हम जैसे लोग को अगर कोई शिकायत हो तो हम अपनी शिकायत को कहाँ दर्ज करवाएं, इसके लिए यह संस्था और यह इसकी व्यवस्था की गई। इसके लिए अन्ना हजारे का आंदोलन वगैरह देखो कितना हुआ। आगे हम लोग इसके बारे में भी हम लोग आगे भारत के बारे में भी पढ़ेंगे। ये पहले हम लोग वर्ल्ड के बारे में है, उदाहरण के तौर पे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओम्बड्समैन की, इसकी अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई, लोकायुक्त और लोकपाल की कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज होता है, इसके बारे में जाना। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ठीक है। और कोई क्वेरीज, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।